तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन किया था, तो 61वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है शून्य यानी जीरो की खोज किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया था। भारत के पहले उपग्रह यानी सैटेलाइट का नाम इन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश यानी वातापी का सबसे महान राजा था। इस अभिलेख के रचयिता रविकीर्ति थे। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। इसे संस्कृत काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मतविलास प्रहसन यानी मतविलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के एक प्रतापी राजा और महान विद्वान थे। यह नाटक एक व्यंग है जो उस समय के धार्मिक आडंबरों पर चोट करता है। इन्हें विचित्र चित्त की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने ही पल्लव काल में मूर्तिकला की एक नई शैली शुरू की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का प्रारंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पल्लव। द्रविड़ शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला शैली है। इसकी मुख्य विशेषता ऊंचे और भव्य गोपुर यानी प्रवेश द्वार और पिरामिड नुमा शिखर होते हैं। पल्लव राजाओं ने ही चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला शुरू की थी। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का शुरुआती उदाहरण है। चोल काल में यह शैली अपने चरम यानी पीक पर पहुंची। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अशोक। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। इसके चारों ओर बने भव्य प्रवेश द्वार यानी टोरंस को बाद में सातवाहन शासकों ने बनवाया था। सांची स्तूप भारत के 200 रुपये के नोट के पीछे अंकित है। इसे 1989 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त संगीत और कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। इनके सिक्कों पर इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, इसलिए इन्हें अश्वमेधकर्ता भी कहते हैं। इनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। इनका दरबारी कवि हरिशेर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू। यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू यानी अरावली पर्वत पर स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच सोलंकी शासकों के मंत्रियों ने करवाया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर यानी वाइट मार्बल की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें विमल वसाही मंदिर सबसे पुराना है। यह जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपनी नौसेना यानी नेवी की शक्ति के लिए व्याख्याति प्राप्त की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चोल। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया तक अपनी नौसेना भेजी थी।
राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील बना दिया था। चोल काल में स्थानीय सुशासन यानी पंचायती राज जैसी बहुत विकसित थी। इनकी राजकीय चिन्ह बाघ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिंधु और झेलम। एक मिनट, कह रहा है तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। चाणक्य, चरक और पाणिनि जैसे विद्वान यहीं से संबंधित थे। यह गांधार महाजनपद की राजधानी थी। इसे 1980 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मौर्य वंश के शासन के दौरान आमत्य कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उच्च अधिकारी। आमत्य मौर्य प्रशासन के स्तंभ थे जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य संभालते थे। कौटिल्य ने आमत्यों की नियुक्ति के लिए उपधा परीक्षण की बात कही थी। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज था। शीर्ष स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। मौर्यों के पास एक विशाल जासूसी यंत्र यानी स्पाई सिस्टम भी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन। जयदेव बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। गीत गोविंद में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। यह संस्कृत साहित्य की एक अमर रचना मानी जाती है। सेन वंश ने ही बंगाल में कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी। लक्ष्मण सेन ने बंगाल के अंतिम हिंदू शासक को माने जाते थे। यानी लक्ष्मण सेन जो हैं वो बंगाल के अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध बोधि मंदिर महाबोधि मंदिर जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बोध गया में। यह बिहार के गया जिले में स्थित है। यहाँ स्थित बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। वर्तमान मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से गुप्त काल में हुआ था। यह बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यूनेस्को ने इसे 2002 में विश्व धरोहर घोषित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मिहिर भोज किस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार। मिहिर भोज भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। इनके समय प्रतिहार साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर था। अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु और भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। कन्नौज इनकी राजधानी थी। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्राचीन भारत में निष्का का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्वर्ण आभूषण। वैदिक काल में निष्का गले में पहनने वाला सोने का हार था। ये चित्र में दिखाया गया है, निष्का इसे कहते हैं। बाद में इसका प्रयोग विनिमय यानी एक्सचेंज के माध्यम के रूप में होने लगा था। आगे चलकर निष्का सोने के सिक्के के रूप में प्रचलित हुआ। ऋग्वेद में सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग भी मिलता है। प्राचीन काल में विनिमय का सबसे प्रमुख माध्यम गाय थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महाभाष्य के रचयिता कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पतंजलि। पतंजलि शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टीका यानी कमेंट्री है। पतंजलि को योग शास्त्र का जनक भी माना जाता है। इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वो संपन्न कराए थे। यह संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस पाल शासक ने ओदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गोपाल ने।
गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। इन्हें जनता द्वारा चुना गया पहला शासक माना जाता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के बिहार शरीफ में स्थित था। पाल वंश बौद्ध धर्म विशेषकर ब्रजयान का बहुत बड़ा संरक्षक था। तिब्बत के साथ पाल वंश के गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन का क्या अर्थ है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, काली चूड़ियाँ। यह स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड और ऊंट की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कादम्बरी के लेखक कौन थे? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कादम्बरी को दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित भी लिखी थी। कादम्बरी एक प्रेम कहानी है जो संस्कृत भाषा में है। बाणभट्ट की मृत्यु के कारण इस उपन्यास को उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण किसने करवाया था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। यह चोल वास्तुकला का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नमूना है। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इसके शिखर के ऊपर स्थित कुंभ यानी गोला का वजन लगभग 80 टन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय यानी वर्षावास कहाँ बिताया था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती। श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश यहीं दिए थे। अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन बुद्ध ने यहीं किया था। कोसल के राजा प्रसेनजित बुद्ध के महान अनुयायी थे। तो ये है आपका होमवर्क। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।